धुंधली यादें, गहरा प्यार। शहर के शोर शराबे से दूर एक शांत रिहायशी इलाके में एक पुराना 2 मंजिला मकान था। इस घर की पहचान इसकी बनावट से ज़्यादा इसके आंगन में खड़े विशाल नीम के पेड़ से थी। ये पेड़ उतना ही पुराना था जितने पुराने इस घर के मालिक दीनदयाल जी 72 वर्ष थे। दीनदयाल जी कभी शहर के जाने माने कॉलेज के प्रोफेसर हुआ करते थे। उनकी कड़क आवाज़, अनुशासन और गज़ब की याददाश्त के लिए लोग उनकी मिसाल देते थे। लेकिन समय का चक्र ऐसा घूमा कि आज वो खुद अपनी ही पहचान के टुकड़ों को समेटने में लाचार थे। दीनदयाल जी अल्जाइमर भूलने की बीमारी के तीसरे चरण में थे। उनके लिए बीता हुआ कल एक ऐसी स्लेट बन चुका था जिस पर लिखी बातें हर सुबह साफ हो जाती थीं। उसी आंगन में सुबह के 6:30 बजे दीनदयाल जी हमेशा की तरह अपनी आरामदायक कुर्सी पर बैठे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वो सामने बिखरी धूप में अपनी खोई हुई यादों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हों। वो अपनी कांपती हुई उंगलियों से हवा में कुछ लिख रहे थे, शायद कोई पुराना गणित का फार्मूला या शायद किसी का नाम जो अब उनके दिमाग की परतों में कहीं छिप गया था। तभी रसोई से 22 साल का एक नवयुवक हाथ में चाय की ट्रे लिए बाहर आया। वो था आरव, दीनदयाल जी का इकलौता पोता। आरव ने हाल ही में अपनी इंजीनियरिंग पूरी की थी और एक बड़ी कंपनी में उसकी नौकरी भी लग चुकी थी। लेकिन उसने जॉइनिंग डेट को कुछ महीने आगे बढ़वा लिया था। वजह साफ थी, वो अपने दादाजी के साथ थोड़ा और सा वक्त बिताना चाहता था। दादाजी, आपकी खास अदरक और इलायची वाली चाय। आरव ने घुटनों के बल बैठते हुए बड़े प्यार से कहा। दीनदयाल जी चौंके। उन्होंने अपनी सूनी आंखें आरव के चेहरे पर टिका दी। कुछ सेकंड तक वो उसे घूरते रहे, जैसे अपने दिमाग के पुराने कंप्यूटर में इस चेहरे को स्कैन कर रहे हों। फिर उनके चेहरे पर एक लाचार सी मुस्कान आई। उन्होंने चाय का कप थामा और बोले, चाय तो बहुत अच्छी खुशबू दे रही है बेटा, पर तुम कौन हो? रसोई वाले महाराज के बेटे हो क्या, या शर्मा जी के लड़के? आरव के सीने में एक तीखी महसूस सुई सी चुभी। रोज़ सुबह ये सवाल सुनना आसान नहीं था, खासकर उस इंसान से जिसने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। लेकिन आरव ने अपने चेहरे पर शिकन तक नहीं आने दी। उसने अपनी बड़ी और चमकदार आंखों से दादाजी को देखा, उनका दूसरा हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और कहा, दादाजी, मैं कोई महाराज का बेटा नहीं हूँ, मैं आपका आरव हूँ, आपका पोता, जिसे आप बचपन में अपनी पीठ पर बैठाकर घोड़ा घोड़ा खेला करते थे। याद आया कुछ? दीनदयाल जी ने चाय की चुस्की ली, कुछ पल सोचा और फिर बच्चों की तरह हंस पड़े। अच्छा, तू आरव है? हाँ हाँ, मेरा छोटा आरव, तू तो बहुत बड़ा हो गया रे। आरव मुस्कुराया। वो जानता था कि याद आना सिर्फ कुछ मिनटों का मेहमान है। थोड़ी ही देर में ये चेहरा फिर से उनके लिए अजनबी हो जाएगा। दोपहर के वक्त का घर का माहौल अक्सर बदल जाता था। आरव के पिता रमन जी, जो एक बैंक में मैनेजर थे, और माँ सुनीता, जो घर और अपनी सिलाई के काम में व्यस्त रहती थीं, दीनदयाल जी की इस हालत से धीरे धीरे थकने लगे थे। एक दिन दोपहर को डाइनिंग टेबल पर खाना खाते समय एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई। दीनदयाल जी कमरे से बाहर आए और सीधे रमन की प्लेट से खाना उठाकर खाने लगे। वो भूल चुके थे कि उनकी अपनी प्लेट अलग रखी है। बाबूजी, आपकी प्लेट उधर है, आप ये क्या कर रहे हैं? रमन ने थोड़े चिड़चिड़े स्वर में कहा। वो दिन भर के काम के तनाव से थके हुए थे। दीनदयाल जी सकपका गए। उन्होंने खाना वहीं छोड़ दिया और सहम कर खड़े हो गए। मुझे भूख लगी थी, रमन ने खाना नहीं दिया आज। ये सुनते ही सुनीता के सब्र का बांध टूट गया। बाबूजी, माँ जी को गुजरे 10 साल हो गए और मैंने अभी आधा घंटा पहले आपको दलिया खिलाया था। आप सब भूल जाते हैं, पर हमारी भी एक सीमा है। दिन भर एक ही बात, एक ही शिकायत। माँ, प्लीज़ आराम से बात करिए, आरव ने बीच में टोकते हुए कहा और दादाजी का हाथ पकड़कर उन्हें वापस उनके कमरे में ले गया। उसने उन्हें प्यार से सुलाया और वापस डाइनिंग रूम में आया। पापा, माँ, आप लोग उन पर इस तरह गुस्सा नहीं कर सकते, वो बीमार हैं, कोई नाटक नहीं कर रहे हैं। आरव की आवाज़ में दुख और गुस्सा दोनों था। रमन ने गहरी सांस ली और चश्मा उतारकर मेज़ पर रखा। आरव, तुम अभी बच्चे हो, दुनियादारी नहीं समझते। हमें उनसे कोई नफरत नहीं है, वो मेरे पिता हैं।
लेकिन व्यवहारिक होकर सोचो, उनकी बीमारी बढ़ती जा रही है। पिछले हफ्ते वो बिना बताए घर से बाहर निकल गए थे और 4 घंटे बाद पुलिस ने उन्हें चौराहे से ढूंढकर निकाला। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हमारी बदनामी अलग होगी और उनका रिस्क अलग। मेरे एक दोस्त ने सिल्वर ओक्स नाम के एक बहुत अच्छे ओल्ड एज होम का सुझाव दिया है। वहाँ 24 घंटे डॉक्टर्स और नर्स होते हैं। शायद वो वहाँ ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। वृद्धाश्रम शब्द सुनते ही आरव के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने अपनी माँ की तरफ देखा, उम्मीद में कि वे पिता को रोकेंगी, लेकिन सुनीता ने अपनी आंखें झुका लीं, जिसका मतलब था कि वो भी इस फैसले में रमन के साथ थीं। आरव ने दृढ़ता से टेबल पर हाथ रखा और कहा, पापा, जब मैं छोटा था और पूरी रात रोता था, जिससे आपकी बैंक की नौकरी और माँ की नींद खराब होती थी, तब क्या आपने मुझे किसी हॉस्टल या अनाथालय में छोड़ने का सोचा था? जब मैंने पहली बार आपकी कार पर स्क्रैच मार दिया था, तब क्या आपने मुझे घर से निकाला था? नहीं ना, क्योंकि मैं आपका अपना था। तो आज दादाजी पराये कैसे हो गए? सिर्फ इसलिए कि उनका दिमाग बूढ़ा हो गया है। कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। आरव की बातों में वो सच्चाई थी जिसका सामना करने की हिम्मत उसके माता पिता में नहीं थी। आरव ने बात ख़त्म करते हुए कहा, दादाजी इस घर से कहीं नहीं जाएंगे। अगर आपको लगता है कि वो एक जिम्मेदारी हैं, तो आज से वो जिम्मेदारी मेरी है। उनकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत मैं पूरी करूँगा। उसी रात जब पूरा घर सो रहा था, आरव बेचैनी के कारण सो नहीं पा रहा था। वो दादाजी के कमरे में गया ताकि देख सके कि वो ठीक से सो रहे हैं या नहीं। दीनदयाल जी गहरी नींद में थे और उनके चेहरे पर बुढ़ापे की झुर्रियों के बीच एक मासूमियत तैर रही थी। आरव कमरे की पुरानी अलमारी के पास गया, जिसे काफ़ी समय से खोला नहीं गया था। वो उसकी सफाई करने लगा ताकि दादाजी की दवाइयों को सहेज कर रखा जा सके। तभी अलमारी के सबसे ऊपरी और अंधेरे कोने में उसका हाथ एक भारी चीज़ पर पड़ा। उसने उसे बाहर निकाला। वो धूल से सनी चमड़े की जिल्द वाली एक पुरानी लाल डायरी थी। आरव ने फूंक मारकर धूल उड़ाई और उसे खोलकर टेबल लैंप की मध्यम रोशनी में पढ़ने लगा। पहले ही पन्ने पर दीनदयाल जी के हाथ से सुंदर अक्षरों में लिखा था, मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत उपहार आरव। ये डायरी दीनदयाल जी ने आरव के जन्म के दिन से लिखनी शुरू की थी। आरव पन्ने पलटता गया और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। डायरी का हर पन्ना प्यार की एक अनकही दास्तान बयां कर रहा था। एक जगह लिखा था, 20 अक्टूबर 2004। आज आरव को पहली बार बहुत तेज़ बुखार आया था। बुखार था 103 डिग्री। उसका छोटा सा शरीर तप रहा था। रमन और बहू थक कर सो गए, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। मैंने पूरी रात आरव के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखीं। सुबह जब उसने आंखें खोलीं और मुझे देखकर मुस्कराया, तो मेरी पूरी रात की थकान गायब हो गई। हे भगवान, इस बच्चे की हर तकलीफ़ मुझे दे देना, पर इसे हमेशा हंसता हुआ रखना। थोड़ा और आगे बढ़ने पर आरव को अपनी किशोरावस्था के दिनों का जिक्र मिला। 15 मार्च 2018। आज आरव का 10वीं का रिजल्ट आया। उसके 92% आए हैं। पूरे मोहल्ले में मैंने मिठाई बांटी। लोग कह रहे थे कि रमन का बेटा होनहार है, पर मेरा दिल चिल्लाकर कहना चाहता था कि वो मेरा पोता है, मेरी जान है। उसने स्टेज पर मेडल लेते वक्त मेरी तरफ देखकर हाथ हिलाया था। मुझे लगा कि मेरी पूरी ज़िंदगी सफल हो गई। और फिर डायरी के आखिरी पन्नों पर लिखावट बदल चुकी थी। अक्षर काँप रहे थे और लाइनें टेढ़ी मेढ़ी थीं। ये वो दौर था जब दीनदयाल जी को अपनी बीमारी का एहसास होने लगा था। 3 अगस्त 2024। आज डॉक्टर ने पुष्टि कर दी है, मुझे अल्जाइमर है। मैं चीज़ें भूलने लगा हूँ। कल मैं बाज़ार गया और अपने घर का रास्ता भूल गया। मुझे मौत से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि एक दिन मैं अपने आरव को भूल जाऊंगा। वो जब मेरे पास आएगा और मैं उसे अजनबी नज़रों से देखूंगा, तो उसके कोमल दिल पर क्या गुजरेगी। ईश्वर, मुझे मौत दे देना, पर मेरे आरव की याद मुझसे मत छीनना। आरव ने डायरी को अपने सीने से लगा लिया। उसका पूरा बदन सिसकियों से काँप रहा था। उसे एहसास हुआ कि जो इंसान अपनी याददाश्त खोने के डर से ज़्यादा उसके दुखी होने के डर से काँप रहा था, उसे वो किसी ओल्ड एज होम में कैसे अकेले तड़पने के लिए कैसे छोड़ सकता है। आरव ने उस अंधेरी रात में अपने दादाजी के सोते हुए स्वरूप को साक्षी मानकर कसम खाई
कि वो उनकी परछाई बनकर रहेगा। अगले कुछ महीने आरव की ज़िंदगी की सबसे कठिन परीक्षा के दिन थे। उसने अपनी नौकरी की ज्वाइनिंग को और 3 महीने के लिए टाल दिया। अब उसका पूरा दिन दादाजी के आसपास घूमता था। अल्जाइमर के मरीजों के साथ रहना आसान नहीं होता। दीनदयाल जी कभी कभी आधी रात को उठ जाते और कहते कि उन्हें कॉलेज जाना है, उनकी क्लास का समय हो गया है। ऐसे में आरव भी उठ जाता, नकली चश्मा लगाता और कहता, सर आज संडे है, कॉलेज की छुट्टी है, चलिए आज हम घर पर ही पढ़ाई करेंगे। और फिर वो उन्हें बहला फुसलाकर सुला देता। कभी कभी दीनदयाल जी खाना खाने से साफ मना कर देते। वो चिड़चिड़े हो जाते और सामान फेंकने लगते। आरव के माता पिता ये देखकर परेशान हो जाते, लेकिन आरव शांत रहता। वो दादाजी के पास बैठता, उनका मनपसंद गाना गुनगुनाता। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से। इस गाने को सुनते ही दीनदयाल जी का गुस्सा शांत हो जाता और वो छोटे बच्चे की तरह आरव के कंधे पर सिर रख देते। एक शाम आरव उन्हें पास के पार्क में टहलाने ले गया। पार्क में हरियाली थी और रंग बिरंगे फूल खिले थे। बच्चे खेल रहे थे। आरव ने दीनदयाल जी को एक बेंच पर बैठाया और ख़ुद उनके पैरों के पास घास पर बैठ गया। दादाजी, आज कैसा लग रहा है? आरव ने उनका हाथ सहलाते हुए पूछा। दीनदयाल जी ने डूबते हुए सूरज की लालिमा को देखा, फिर आरव के चेहरे को निहारा। उनकी आंखों में इस बार वो धुंध नहीं थी, बल्कि एक असीम गहरा ठहराव था। उन्होंने बहुत ही कांपती और भारी आवाज़ में कहा, बेटा, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा नाम क्या है। मेरा दिमाग अब शब्दों को नहीं जोड़ पाता। मुझे ये भी नहीं याद कि मेरा घर कहाँ है। आरव का दिल बैठ गया, लेकिन वो चुप रहा। दीनदयाल जी ने आगे कहा, लेकिन जब तुम मेरे पास होते हो, जब तुम मेरा हाथ पकड़ते हो, तो मेरे अंदर का सारा डर गायब हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। मेरा दिमाग भले ही तुम्हारा नाम भूल गया हो, पर मेरा दिल जानता है कि तुम मेरी दुनिया हो। तुम कोई बहुत ख़ास हो मेरे लिए। आरव की आंखों से आंसू टपक कर सीधे दीनदयाल जी के हाथों पर गिरे। उसने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी, प्यार को किसी का नाम या रिश्ते के ठप्पे की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपका दिल मुझे पहचानता है तो मेरे लिए ये पूरी दुनिया की दौलत से बढ़कर है। उस शाम पार्क में मौजूद हर इंसान उस पोते और दादा के अटूट रिश्ते को देखकर भावुक हो उठा। वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी और दीनदयाल जी की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। अल्जाइमर के साथ साथ उनके फेफड़ों में भी संक्रमण हो गया था। डॉक्टर ने उन्हें घर पर ही रखने की सलाह दी और कहा कि अब दवाइयाँ नहीं, केवल प्रार्थना ही काम आ सकती है। वो पूरी तरह बिस्तर पर आ चुके थे और उनकी सांसें मशीनों के सहारे चल रही थीं। घर में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। रमन और सुनीता को भी अब अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। वो दोनों दीनदयाल जी के बिस्तर के पास बैठकर रो रहे थे। उन्हें समझ आ रहा था कि आरव ने जिस बूढ़े पिता को घर में बनाए रखा, वो उनके जीवन की कितनी बड़ी आशीष थे। एक रात करीब 2 बजे कमरे का सन्नाटा अचानक दीनदयाल जी की भारी सांसों के आवाज़ से गूंज उठा। मॉनिटर की बीप बीप की आवाज़ तेज़ होने लगी। आरव तुरंत उठकर उनके पास बैठ गया। उसने दादाजी का ठंडा पड़ता हुआ दाहिना हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। दादाजी, दादाजी, मैं यहीं हूँ, आपका आरव यहाँ है, आरव ने रोते हुए कहा। तभी एक चमत्कार हुआ। दीनदयाल जी, जो पिछले 3 दिनों से अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहे थे, उन्होंने धीरे धीरे अपनी पलकें उठाईं। उनकी आंखों में वो खालीपन, वो धुंध, वो बीमारी का साया कुछ भी नहीं था। उनकी आंखें पूरी तरह साफ और जीवंत थीं, जैसे वो अपने प्रोफेसर वाले दिनों में वापस आ गए हों। उन्होंने कमरे में खड़े रमन और सुनीता को देखा और धीमे से मुस्कुराए। फिर उन्होंने अपनी पूरी बची खुची ताकत को समेटा, आरव के हाथ को हल्के से भींचा और बहुत ही स्पष्ट खनकती हुई आवाज़ में बोले, आरव, मेरा बच्चा, मेरी जान। आरव का जैसे दिल रुक गया। दादाजी, आपने मुझे पहचाना?
हाँ मेरे बच्चे, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ। डॉक्टर गलत कहते थे कि मैं सब भूल जाऊँगा। देख, मुझे सब याद है। तेरा पहला कदम, मेरी वो लाल डायरी, तेरा मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाना, मुझे सब याद है। मैं मैं अपनी यादों की जंग जीत के आ रहा हूँ। मैं तुझे बिना भूले बिना जा रहा हूँ। मैं तुझे भूले बिना जा रहा हूँ। दीनदयाल जी के चेहरे पर एक ऐसी दिव्य और सुकून भरी मुस्कान आई जो सिर्फ वही लोग महसूस कर सकते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ प्यार किया हो। उन्होंने एक आखिरी लंबी और गहरी सांस ली और उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। कमरे में लगा मॉनिटर एक लंबी सीधी लकीर में बदल गया। टी। दीनदयाल जी का हाथ आरव के गाल से फिसलकर बिस्तर पर गिर गया। पूरा कमरा रोने की आवाज़ों से भर गया। आरव उनके सीने से लिपट कर फूट फूट कर रोया, लेकिन उन आंसुओं में सिर्फ अपने को खोने का दुख नहीं था, बल्कि एक गर्व भी था। गर्व इस बात का कि उसके दादाजी बीमारी से हारे नहीं, बल्कि प्यार की ताकत से अपनी यादों को सुरक्षित लेकर इस दुनिया से विदा हुए। दीनदयाल जी के जाने के कुछ हफ्तों बाद घर धीरे धीरे सामान्य होने लगा था। आरव ने आखिरकार अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन एक चीज़ थी जो कभी नहीं बदली। आरव ने उस पुरानी लाल डायरी को अपने पास रख लिया था। अब हर संडे को वो उसी पुराने नीम के पेड़ के नीचे दादाजी की खाली कुर्सी पर बैठता और उस डायरी में आगे के पन्ने लिखता। उसने अंतिम पन्ने पर लिखा, आदरणीय दादाजी, आप शरीर से भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन आपकी खुशबू इस घर के कण कण में है। आपने मुझे सिखाया कि जब दिमाग थक जाता है तब भी दिल धड़कता है। यादें, रिश्ते यादों के मोहताज नहीं होते, वो तो उस एहसास के ऋणी होते हैं जो हम एक दूसरे को देते हैं। मैं वादा करता हूँ कि जब मैं बूढ़ा होऊंगा तो अपने बच्चों को भी यही सिखाऊंगा। आज भी जब हवा चलती है और नीम के पत्ते सरसराते हैं तो ऐसा लगता है जैसे दीनदयाल जी अदृश्य रूप से आरव के सिर पर हाथ रख कर कह रहे हों, जुग जुग जियो मेरे आरव। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे बुज़ुर्ग हमारे अतीत का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारे वर्तमान की नींव हैं। जब उम्र के एक पड़ाव पर आकर उनका दिमाग और शरीर उनका साथ साथ छोड़ दे, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपना दिल और अपना समय उन्हें सौंप दें। प्यार में वो ताकत है जो मेडिकल साइंस के हर नियम को बदल सकती है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ही इमोशनल, सस्पेंस, फैमिली स्टोरी, लव स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।